सबसे पसंदीदा बहस के शो यानी डिबेट शो में मैं दीपक चौरसिया आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही हमारा विषय चुनते हैं और दर्शक ही बहस की दशा और दिशा को सीधे हमारे साथ लाइव जुड़कर आगे बढ़ाते हैं। आज मेरे साथ जम्मू से सुनील पंडिता जुड़ेंगे, मेरे साथ अमित जंदल गाजियाबाद से जुड़ेंगे, मेरे साथ जय किशन कुशवाहा प्रयागराज से जुड़ेंगे, मेरे साथ दीपक शर्मा इंदौर से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने कौन सा विषय चुना है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कश्मीर। गुपकार गुट को बुलाया गया है बातचीत के लिए। 14 नेता आएंगे 8 पॉलिटिकल पार्टी को। क्या पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होने वाला है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद? इसी मुद्दे को आपने देश की बहस का मुद्दा बनाया है। फटाफट ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं। गुपकार गुट अहम बैठक से पहले माहौल क्यों बिगाड़ रहा है? पाकिस्तान परस्ती की बात क्यों हुई? ये सवाल भी हम उठाएंगे। सबसे बड़ी सवाल, गुपकार गुट आगे आया और उसने कहा कि वो बैठक में जाएगा। पहले महबूबा मुफ्ती ने जाने से इनकार करने के संकेत दिए थे, लेकिन महबूबा ने इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि हमारे साथ तो हो रही है, पाकिस्तान के साथ भी बात हो। सवाल यहाँ कई खड़े होते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का कोई से है? क्या अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस की हम बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तान का राग क्यों अलापना? और एक बड़ा सवाल ये भी कि जब 370 और 35A को हटाया गया था तब भी ये कहा गया था कि भाई कुछ परिवारों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। क्या उन्हीं परिवारों के हवाले फिर से जम्मू कश्मीर होगा? इन सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कल की बैठक से पहले क्या है अपडेट। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, वही मांगेंगे जो हमारा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की खुशहाली और विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में 24 जून को दिल्ली में 14 पार्टियों के नेताओं के साथ महामंथन पर पूरे देश की नजर है। कांग्रेस समेत गुपकार गुट के नेता भी इस बैठक का हिस्सा हैं, लेकिन बैठक से पहले गुपकार गुट की महबूबा मुफ्ती माहौल बिगाड़ने से बाज नहीं आ रही। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। जबकि घाटी के कुछ दूसरे नेता भी कश्मीर की खुशहाली से अलग अपने एजेंडे को थोपने की कोशिश धारा 370 और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ करने में जुटे हैं। हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। बाहर भी कह चुके हैं और अंदर जब बात उठेगी तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट तो हमारा प्रायोरिटी एरिया रहेगा। साफ है, अहम बैठक से पहले ही पाकिस्तान राग अलापने और आतंकी हमलों से कश्मीर के माहौल को खराब करने की नापाक कोशिश भी तेज हो गई है। अगर पाकिस्तान आतंकी शिविरों को बंद करता है, आतंकवादी जो घटनाएं भारत के खिलाफ चलाता है वो बंद करेगा तो बातचीत संभव है। खुद सीडीएस विपिन रावत पाकिस्तान की करतूत पर उसे चेतावनी दे चुके हैं। Well, the ceasefire so far along the line of control is holding, which is a very positive sign. But at the same time, we are also witnessing infiltration of weapons and ammunition using drones, which does not augur well for peace. देश की बहस में चर्चा है कि कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली सर्वदलीय बैठक से क्या राजनीति की बर्फ पिघलेगी और घाटी में विकास की बजाय अपने नापाक एजेंडे के साथ दिल्ली में दस्तक देना घाटी के नेताओं का कितना जायज है? बहस में हमारा सवाल क्या है? बहस कई मुद्दों पर होगी। बहस इस पर भी होगी कि पहली ही बैठक के पहले पाकिस्तान का राग क्यों? क्योंकि जब भारत एक अंदरूनी बातचीत कर रहा है तो उसमें दूसरे देश की क्या जरूरत? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? लेकिन पीडीपी ने ये शगुफा क्यों उछाला? लेकिन उसी से जुड़ा हुआ सवाल हम आज पूछ रहे हैं और सवाल हमारा क्या है आप ग्राफिक के जरिए देख लीजिए। गुपकार गुट के नेताओं का पाकिस्तानी राग बिल्कुल गलत है। ठीक वही सवाल है, हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। क्या पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे पर कोई से होनी चाहिए? मेरी राय के हिसाब से ताल ठोक के मैं कह सकता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर का मसला हमारा अंदरूनी मसला है। सीधे मैं चलता हूं अपने मेहमानों के पास। आपको वोटिंग के विकल्प पता है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ मेजर जनरल GD बख्शी साहब हैं जो
जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मेरे साथ सुशील पंडित जी हैं जो कि एक कश्मीरी पंडित हैं, रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत ही सफल प्रोफेशनल रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह जुड़ेंगे जो कि पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। मेरे साथ शेख इशफाक जब्बार साहब जुड़ेंगे जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी जुड़ चुके हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जब 370 हटाया गया था और 35 से हटाया गया था, तब स्पेसिफिकली कहा गया था कि भाई घाटी को कुछ परिवारों ने बर्बाद किया है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने। आपने उनको गुपकार गैंग तक कहा था। भारतीय जनता पार्टी के मुझे शब्द याद है, गुपकार गैंग का नाम दिया था जब गुपकार डिक्लेरेशन हुआ था। उनको बातचीत के लिए बुलाना क्या इंडिकेट करता है? इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप, क्योंकि लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, चूंकि जम्मू एवं कश्मीर में जो भी राजनीतिक दल है वो भले ही किसी अन्य का समर्थन करते हो, लेकिन वो भारतीय लोकतंत्र में संप्रभु भारत के एक राज्य के राजनीतिक दल होने के कारण एक राज्य के अंग हैं। स्वाभाविक तौर पर जब उनको वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करनी है तो सारे राजनीतिक दलों का मत जानना है। ऐसे में उन राजनीतिक दलों को जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन राजनीतिक दलों के जो अध्यक्ष हैं, उनको निमंत्रण दिया गया है, वो अपना मत वहाँ प्रकट करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी राजनीतिक दल जम्मू एवं कश्मीर में सक्रिय है, ऐसे राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया है। इससे अधिक इसका और कोई कारण नहीं है। ठीक है, लेकिन सुशील पंडित जी, सरकार के इस बुलावे से क्या आप खुश हैं? कटिबद्ध होनी चाहिए थी इन नेताओं पर नकेल कसने के लिए, इन पर एक चार्जशीट लगाने के लिए, इनको इनके किए की सजा देने के लिए, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप इसी सरकार ने संसद में, आपने खुद कहा, लगाए इन लोगों पर। तो फिर आज इनको फिर इनका महिमा मंडन करना, इनको लेजिटिमेसी देना, क्योंकि ये एक राजनीतिक दल है। तो भैया फिर एक राजनीतिक दल तो वहां केरल में है ना, जिसको एसडीपी बोलते हैं, पीएफआई का। आप किस किस राजनीतिक दल से, ये जो हुर्रियत के लोग हैं ये भी एक राजनीतिक दल ही है ना। आप किन किन राजनीतिक दलों को, जिसने अपने आप को राजनीतिक दल कह दिया, जो कभी कहता है चीन से 370 रिस्टोर करवाएंगे, कभी कहता है पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, इन राजनीतिक दलों को आप बुलाएंगे ये जानने के लिए कि कश्मीर में अब हालात कैसे सुधारे जाएं, जिनको कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए आपने कहा था कि ये जिम्मेदार हैं। दीपक जी, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो बाप बेटा मुफ्ती ये सब जो आ रहे हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जब पुलवामा में हमारे 40 भाई बेटों के चीथड़े उड़ा दिए गए थे, ये उस शहर में थे, इनके घुटने टूट गए, ये एक फूल चढ़ाने उन 40 शवों पर नहीं आए। हमारे गृह मंत्री दिल्ली से गए थे उन शवों को रिसीव करने। ये लोग हैं जिन्होंने सत्ता में आते ही एक हफ्ते के अंदर अंदर मसरत आलम को छोड़ दिया। और फिर दूसरी बात दीपक जी, मैं इससे भी अलग जाता हूं, एक छोटा सा बड़ी विनम्रता से सवाल पूछता हूं। जब भी कोई इस तरह की वार्ता होती है उसकी एक पूर्व तैयारी होती है। पहले कहा जाता है इन लोगों से कि अगर हम वार्ता बुलाएंगे क्या आप आएंगे तो किस शर्त पर आएंगे, हमारा ये एजेंडा होगा, इसमें आपका कुछ जुड़ेगा कुछ घटेगा। ये सब जब तैयारी हो जाती है तब इसकी घोषणा होती है और लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। आप घोषणा करें प्रधानमंत्री के नाते की एक वार्ता होगी और वो नखरे करें, वो शर्तें गिनाएं, ये आपके मुंह पर कीचड़ मर रहे हैं। और ये भले ही आपकी अपनी इज्जत का सवाल हो और आपको चिंता ना हो, लेकिन इस देश का तो कोई मर्यादा, कोई सवाल है ना, उसका गौरव है ना। एक प्रधानमंत्री हैं आप, केवल एक दल के नेता नहीं है, एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है। तो अगर आप इस देश की मर्यादा और गौरव के साथ, उसकी संप्रभुता के साथ इन 2% के नेताओं के हाथों अपमानित करवाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्यों ये देश बर्दाश्त करे उन अपराधियों के हाथों अपमानित होना? ये सुन के आप आमंत्रित करें और ये सुन के ये शर्तें गिनाएं, ये आपको पाकिस्तान का उलाहना दें और आप सुन करके चुप रह जाएं और आपको इनकी आवभगत करने के लिए मजबूर होना पड़े, इनके लिए लाल कालीन बिछाना पड़े। इस देश के ये दिन आ गए हैं जिनको जेलों में होना चाहिए था, उनकी आप आवभगत अपने घरों में करें। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी,
सुशील पंडित जी ने जो सवाल उठाए उसमें से मुझे कुछ वाजिब लगते हैं। क्या सफाई है आपके पास इसकी? कैसे डिफेंड करेंगे सुशील पंडित जी के आर्गुमेंट को? देखिए, सुशील पंडित जी के आर्गुमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन एक राजनीतिक प्रक्रिया है। उस राजनीतिक प्रक्रिया में जो भी राजनीतिक दल है और जो राजनीतिक दल वहाँ शासन में रहे हैं, संप्रभु भारत के गौरव के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं होना है। संप्रभु भारत के गौरव के साथ किसी प्रकार का समझौता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये सब भली बात जानते हैं। ना तो किसी अन्य देश का जो है कोई सलाह दे सकता है, उसका अपना मत है, फिर उसके सलाह को स्वीकारा नहीं जाता। आप तो जानते हैं कि जब महबूबा मुफ्ती जो है जम्मू एवं कश्मीर की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब भी वो सलाह देती थी पाकिस्तान से वार्ता करो, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दो टूक कह दिया कि हम पाकिस्तान से जम्मू एवं कश्मीर के संदर्भ में हम उसको कोई पार्टी नहीं मानते। एक और दूसरी बात, हम उससे वार्ता तब करेंगे जब वहाँ से आतंकवाद का प्रायोजन, वहाँ से आतंकवाद का प्रशिक्षण, वहाँ की भूमि को आतंकवाद के लिए प्रयोग करने से जब तक पाकिस्तान बंद नहीं करता, तब तक पाकिस्तान से कोई वार्ता का औचित्य नहीं। एक और दूसरी बात, जम्मू एवं कश्मीर भारत का, संप्रभु भारत का अभिन्न अंग है। उसके लिए किसी अन्य देश से, किसी अन्य दल से बात करने की, देश के बाहर के दल से या किसी अन्य देश से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, और हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सीधे जनरल जीडी बख्शी के पास चलूं, उससे पहले मेरे दर्शक सुनील पंडिता जम्मू से जुड़ गए हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर की बात है, इसलिए वहां से भी दर्शकों को जोड़ना बेहद जरूरी है। सुनील पंडिता, प्रधानमंत्री जी के इस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं कहता हूं, मैं तो मतलब ट्रू नेशनलिस्ट हूं। मैंने 3 पीढ़ियां खोई है। आपके माध्यम से मैं सुशील जी को भी यह बोलना चाहता हूं, क्योंकि कभी आप लोग इस चीज पर भी जो बात कीजिए, मैं 3 पीढ़ियों से खोया हूं, मुझे वहां से भगाया गया, मेरे में से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और इन लोगों में से है कि जिनको आप लोग क्या दुनिया भर कहते हैं कि भाई ये लोग जो है एंटी नेशनलिस्ट है, ये लोग देश के साथ नहीं है, चूंकि अपनी नेतागिरी के चक्कर में कहीं भी कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ J&K, घर से बेघर है 32 साल से, उस पर तो ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज गुप्कार डेलीगेशन है, कोई भी डेलीगेशन हो, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार जो 32 साल में जो लोग विस्थापित है, उनके साथ तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ये 2 साल में क्या हुआ इतना जो इनको जो तुरंत जो है पॉलिटिकल डायलॉग्स करने पड़े। हमारी तो बात कीजिए ना, जो 32 साल से आज जो भुगत रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिनका जो आज के डेट में जो मेरे देश में, मुझे मतलब बीच बीच में मैं कभी ऐसा भी सोचता हूं, मैं पता नहीं मैंने क्या पाप किया कि जो मैंने अपने इस देश में जन्म लिया, क्योंकि जो 32 साल से 3 पीढ़ियां हम लोग हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है सरकारें बदल गई, हमारे पास वही क्या वही, हम लोग वही क्या वही है। बाकी गुप्कार डेलीगेशन हो, 317 हटाइए, जो मर्जी आप लोग कीजिए, मुझे बताइए ना मैंने क्या पाप किया। बिल्कुल आपके दर्द को समझता हूं, और इसीलिए एक, ठीक है, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझता हूं, आपके दर्द को भी समझता हूं, और आपका यह सवाल भी बिल्कुल जायज है कि मैंने क्या पाप किया। यहीं से मैं बहस को मेजर जनरल जीडी बख्शी की तरफ ले जाऊंगा। जीडी बख्शी साहब, 2 पहलू है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत नहीं होनी चाहिए, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। आप कैसे देखते हैं गुप्कार गुट से इस बातचीत को? देखिए साहब, और पार्टियों की मैं बात नहीं करूंगा। जहां तक पीडीपी का सवाल है, जितना इस पार्टी ने, जितना इस मोहतरमा ने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया था, अपने जो इन्होंने राज्यकाल वहां किया था, हर रोज वहां पे पत्थरबाजी हो रही थी, सेना पे पत्थरबाजी हो रही थी, और जो भी पत्थरबाज अरेस्ट होते थे, शाम को ये उनको छुड़वा देती थी और उनको पत्थर सप्लाई किए जाते थे। ठीक है, फौज की जो मोराल के ऊपर इन्होंने चोट करने की कोशिश की, ऐसी कंडीशंस क्रिएट की कि जो अंदरूनी इलाकों से फौज को बाहर बॉर्डर की तरफ धकेला जाए, ताकि बुरहान वानी जैसे वहां टेररिस्ट खड़े हो। हुर्रियत को इसने गवर्नमेंट इन वेटिंग बना रखा था। आए दिन पाकिस्तान के झंडे और ISIS के झंडे वहां फहराए जाते थे। इनको इनविटेशन क्या मिल गया प्राइम मिनिस्टर से टॉक करने का? पहला बकवास इन्होंने किया है कि पाकिस्तान को बुलाना चाहिए। ये फॉरेन मिनिस्टर है हमारे मुल्क की, कौन होती है ये पाकिस्तान को बुलाने वाली भारत के अंदरूनी मामलों के अंदर? क्यों ऐसों से बातचीत की जाए? इसी के लिए हमारी जो इलेक्शन कमीशन है
इसको बिल्कुल इसे अनरिकग्नाइज कर देना चाहिए। ये देश विरोधी पार्टी है, ये गद्दार पार्टी है। इसने जितनी गद्दारी और नुकसान ये पीडीपी ने किया है, शायद ही किसी और गठबंधन ने भारत का किया हो। और खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके में जब से ये गई है, वहां पे शांति, सुकून, चैन आया। जब से ये गई है, हर एक हमारी इमारत पे, हर एक सरकारी ऑफिस पे शान से भारतीय झंडा फहरा रहा है। और 26 जनवरी और बाकी दिन को हमारे सिविलियन, हमारे डल लेक के फ्रंट पे आपने भारत का तिरंगा फहराते हुए देखा है, जहां कभी पाकिस्तान के झंडे और आईएसआईएस के झंडे होते थे। तो क्या इनको क्यों वापस लाया जाए? आईएसआईएस के झंडे और पाकिस्तान के झंडे लाने के लिए ये तो लानत है। ऐसो को तो शी शुड नॉट बी इनवाइटेड फॉर द टॉप, एंड इवन इफ शी हैज बीन इनवाइटेड, ये जो इन्होंने बढ़ चढ़ के वहां पे ये बकवास किया है पाकिस्तान के बारे में, इनको पाकिस्तान का पासपोर्ट देके भेज देना चाहिए। दफा हो जाएं, सरेंडर करें अपना इंडियन पासपोर्ट। होती कौन है ये बोलने वाली कि पाकिस्तान को बीच में दखल अंदाजी की जाए? अगर ये बात करने आएंगी तो पाकिस्तान का नुमाइंदा भी आए। इसलिए देखिए, बहुत दिनों के बाद हमारी सरकारों ने हिम्मत दिखाई थी, किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई थी और 370 और 35A को उठा के बाहर पटका। दैट इज द एंड। कश्मीर के लोग भी अब आपको खुशी से कह रहे हैं, कम से कम साहब आपने क्लियर तो किया कि आप चाहते क्या हो। नहीं तो आसमान इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, ये लिमिट, कोई लिमिट है ही नहीं साहब, जो मांगो मिल जाएगा। दुकान लगा रखी है किसी ने? कुछ नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, कुछ नहीं मिलना चाहिए। हमारे इतने हजार सैनिक, 35,000 सैनिक शहीद हो गए हैं वहां लड़ते लड़ते, हमारे सैनिक, हमारे पुलिसकर्मी। आप कह रहे हैं कि साहब ये महबूबा मुफ्ती को बुला के वापस एक टोकरा बना के विद रेड रिबन पाकिस्तान को सौंपना चाहिए? ये साहब हम किस दुनिया में ठहर रहे हैं? ये पीडीपी को तो हम परख चुके हैं। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं और सीधे माजिद हैदरी के पास चलता हूं। ठीक है, मैं आप ही की बात को आगे ले चलता हूं और माजिद हैदरी के पास चलता हूं। माजिद हैदरी, जब सब कुछ सकारात्मक हो रहा था तो महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान बोलने की क्या जरूरत थी? क्या बिना पाकिस्तान उनके पेट में पानी नहीं जाता? गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। दीपक भाई, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण भी है, अच्छा दिन भी है, खुशी का दिन भी है, थोड़ा सा दुख भी है। लेकिन पहले खुशी की बात करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सोच लिया कि इन तमाम माननीय गुपकार गैंग से बात करने की जरूरत है। और जब इस पूरे विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा लीडर ये सोचे कि किससे बात करनी जरूरी बनती है, तो हमें सबको उसकी सराहना करनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हम मोदी जी पर उंगली उठाएं कि उन्होंने क्यों बुलाया। अब दूसरी बात जो आपने कही कि पाकिस्तान की बात क्यों, मैं आपसे कहता हूं पाकिस्तान से बात क्यों नहीं, और वो मैं आपके सामने इस वक्त स्थापित करूंगा कि पाकिस्तान से बात क्यों नहीं होनी चाहिए। हमारी भारत की सेना ने जिस पाकिस्तान को हम दुश्मन कहते हैं, इसी भाई कश्मीर हमारा है, पहले आप बोलिए। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। बोलिए माजिद हैदरी, आपको शक, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी है तो आप बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं। बोलिए, इसको सर्टिफाई करके जाइए। कश्मीर भारत का 1947 से हिस्सा है, ये भाजपा ने नहीं बनाया, आप भूल जाइए। पहले ये किसी भाजपा ने नहीं बनाया, ये नेहरू जी ने बनाया था। अब आगे आप बात सुनिए क्यों पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। जब भारत की सेना दुश्मन पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर सकती है, जब मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी इमरान खान को पत्र भेज सकते हैं कि आपकी कोविड के बाद कैसी हालत है, और वो वापस जवाब में लिखे कि मोदी जी मैं तो अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि आपकी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो, आपकी सरकार हमेशा भारत में रहे, जब वो बात हो सकती है, जब भारत और पाकिस्तान के एनएसए अखबारों के मुताबिक सीक्रेट मीटिंग कर सकते हैं, जब पाकिस्तान की और इंडिया की आर्मी यूफा माउंटेन्स में रशिया में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकती है, जब हम पाकिस्तान के साथ तिजारत कर सकते हैं, हम पाकिस्तान का कॉटन पहन सकते हैं, पाकिस्तान का अचार खा सकते हैं, तो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते? बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई ठीक है, आप मुझे मिल गया। आप देश को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते हैं, दुश्मन देश को देना चाहते हैं। आप इस देश को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते हैं, दुश्मन देश को देना चाहते हैं। देखिए, मैं अपने देशवासियों को मरते हुए नहीं देख सकता कि वेंटिलेटर की खातिर मेरा देशवासी मरा, ऑक्सीजन की खातिर मरा। जो पैसे हम हथियारों पे खर्च करते हैं ना पाकिस्तान से लड़ने सर, ये परवेज अहमद डार को किसने गोली मारी पीठ पर?
बताइए ना, सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को किसने गोली मारी पीठ पर? परवेज 40 घंटे पहले की बात है, बताइए किसने मारी पीठ पर गोली? क्या पाकिस्तान पर आतंकवादियों ने नहीं मारी? जान किसने मारी? सरकार उसको बचा क्यों नहीं पाई? ये सुशील पंडित जी बताइए, नहीं बचा पाती, ये सरकार पुलिस वाले को नहीं बचा पाती, तो ये सरकार कर क्या रही है? जम्मू पीठ पर गोली मारी। सुशील पंडित जी सीने पर मारी। अभी भी पाकिस्तान परस्ती माजिद हैदरी की बंद नहीं हुई है। नहीं, लेकिन इनका मेरा पड़ोसी है कि भारत हथियारों पर खर्च ना करे, मेरा भाई है। भारत वेंटिलेटर पर खर्च मैं करे, कहता हूं माननीय मोदी जी इमरान खान से बात करें, मुंबई आए और 250 लोगों को मार दें। वो वेंटिलेटर लेकर नहीं आए थे, वो ऑक्सीजन। जब एक कश्मीरी भाई नमाज पढ़ के लौट रहा हो तब उस सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोली मार दी जाती है, और आप बोलते हैं पाकिस्तान। जो पाकिस्तान परवेज भाई को गोली मरवा सकता है वो आपके सीने पे भी वार नहीं करेगा, पीठ पर ही वार करेगा माजिद हैदरी। और ऐसे कई बार मैंने कश्मीर में होते देखे हैं। सुशील पंडित जी, भाई इमरान खान दुआ मांगता है मोदी जी के लिए, वो बेचारे ने क्या गलती की? ये ऐसा पड़ोसी आपको इमरान खान जैसा कहां मिलेगा? कहीं पाकिस्तान की पैरवी करने के लिए आते हैं आपके पैनल पर और ढोंग करते हैं भारतीय होने का। इसको मरते नहीं देख सकता, उसको मरते नहीं देख सकता। कश्मीर में आए दिन इन्होंने फौजियों को मरने पर खुशियां मनाई। एक नंबर के देखें, मैं नहीं चाहता, हमें पाकिस्तान से जंग की गुंजाइश नहीं है। मुझे देश में वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मुझे अमेरिकी हथियार नहीं चाहिए। मैं यहाँ अमेरिका की दलाली करने नहीं आता हूँ कि हम जंग करें पाकिस्तान से। पाकिस्तान से दोस्ती होगी, और जब पाकिस्तान जंग करे तो आप क्या करें? हथियार डाल दें। पाकिस्तान कहाँ जंग कर रहे हैं? इमरान खान तो सुबह शाम बात कीजिए। देखिए इनके मुंह से क्या निकला। पाकिस्तान बेचारा, जिसने दहशतगर्द भेजे थे मुंबई, वो बेचारा, जिसने पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमला किया था बेचारा, जिसने हमारी संसद पर हमला किया था बेचारा, जिसने किया वो पुलवामा करता है वो बेचारा, वो बेचारा, इनके पाकिस्तान जो हमारे देश में कॉटन बेच रहा है वो बेचारा, जिसके साथ मेरा देश तिजारत करता है वो बेचारा, अदनान समी का देश बेचारा, यहाँ की नागरिकता दी और दम भर क्या बात कर रहे हैं? हम देश को बेवकूफ बनाते हैं, अमेरिका की दलाली करते हैं यहाँ मंच पर आके कि हथियार के भारत हथियार पे खर्च कर पैसा। अरे शर्म कीजिए। एक बाबरी हुआ करता था, बाबर कादरी, उसका जो हशर हुआ है, इसका भी वही हशर होने वाला है। वो बख्शेगा नहीं पाकिस्तान इसको भी। अरे मैं तो अमन की बात कर रहा हूँ। आप लोग तो यही चाहते हैं, आप चाहते हैं हर कश्मीरी मरे, इस देश का हर मुसलमान मरे। सीने पर गोली नहीं मारते। परवेज अहमद डार को नमाज पढ़ के वापस आते वक्त पीठ पर गोली मारी गई, पीठ पर। इसके लिए आपको शर्म नहीं आती? और उसी पाकिस्तान जिसने करवाया उसको आप बेचारा कह रहे हैं, उसको आप बेचारा कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए माजिद हैदरी। हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारा पुलिस वाला मरा। अभी तो आप बड़ी तारीफ कर रहे थे सरकार की, 2 मिनट में बदल गए आप। अभी तो बड़ी तारीफ कर रहे थे सरकार की, 2 मिनट में बदल गए आप। आप भले से कश्मीर में रहते हो, पर मुझे लग रहा है आपके दिल में पाकिस्तान बसता है। मेरे दिल में मेरा देश बसता है, लेकिन पाकिस्तान मेरा पड़ोसी है और हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। आप चाइना से बात करेंगे, हमने चाइना के साथ पड़ोसी बिजनेस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं हमने करेंगे। पड़ोसी। मैं सीधे मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास चलूंगा। जनरल बख्शी क्या कहेंगे इस पाकिस्तान परस्ती को, क्योंकि एनसी और पीडीपी के लीडर आ रहे हैं और कट रहे हैं करेक्शन बैड होने के कारण। जनरल बख्शी बताइए माजिद हैदरी को क्या कहेंगे? बेचारा पाकिस्तान, बेचारा पाकिस्तान। आपको इतना प्यार उमड़ रहा है पाकिस्तान पे, जाइए तशरीफ का टोकरा लेके वहां बस जाइए। आप वहां 1-1.5 साल रहेंगे, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, दौड़े हुए वापस आओगे हिंदुस्तान। समझ गए? इतना प्यार आ रहा है पाकिस्तान से। दफा हो जाओ। माजिद हैदरी जनरल साहब का सुझाव मान लीजिए, करेंगे, दफा हो जाओ, जाओ। हम यही रहकर राज करेंगे। आप चले जाइए नेपाल, अगर आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम तो यही रहेंगे, हमारा देश है, हम यही रहेंगे। नहीं, यहाँ तो आप रहोगे क्योंकि आप जब यहाँ हिंदुस्तानी बन के रहोगे, ठीक है? पाकिस्तानी बन के आप हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। पाकिस्तान जब आप पाकिस्तान के लिए आपने अजहर मसूद को रिहा किया था, मेरा मुंह ना खुलवाइए। और जाओ पाकिस्तान। जब आप आर्मी में थे, रोका किसने है मेरे भाई? तेरे को रोका किसने है? आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान, आप जाइए। सेना में थे, आज यहाँ पे देशभक्ति सिखाते हैं हमें आप। तब तो आप भाजपा के साथ साथ गए अजहर मसूद को छोड़ने अफगानिस्तान। बताइए देश को सच्चाई। मैं कहीं नहीं गया अफगानिस्तान।
बकवास मत करो। क्यों छोड़ा आपने फिर? क्यों छोड़ा आपने अजहर मसूद को? बताइए कोई हाँ, तो वो उस वक्त की सरकार ने छोड़ा, उस वक्त की सरकार जवाबदार थी। वो कौन सी सरकार थी? भाजपा ने छोड़ा, भाजपा उसको ले गई, वहाँ आप साथ थे भाजपा के उस वक्त। आपने बोला हाँ छोड़ो। इसको बताइए सच्चाई। ठीक है, मैं एक फौजी हूँ, मैं अपने देश की बात करता हूँ, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे पाकिस्तान से नफरत है। साफ सुन ले, मुझे पाकिस्तान से नफरत है। 4 बार इस मुल्क ने हमारे देश पे हमला किया है, और जब हमला डायरेक्ट नहीं कर रहा था तो 30 साल इसने टेररिज्म का दौर चलाया है, जिसमें 80,000 भारतीय नागरिक शहीद हुए। ठीक है, सोच बदलिए जनरल साहब, सोच बदलने का वक्त आ चुका है। मुझे पाकिस्तान से नफरत है, भाई है, और तू यहाँ बैठ के भाई तेरा होगा, बातचीत होगी। उसने तो हमारे भाई मारे, मुसलमान भाई मारे, उसने बांग्लादेश में अगर मुसलमानों का मुसलमान भाई मारे, आपकी हमारी सेना ने उसके साथ सीजफायर क्यों किया? जंग कीजिए। आप यहाँ दोगली पॉलिसी करते हैं, आपको पता नहीं आपने मेरा जोर चले। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए जनरल साहब। माजिद हैदरी लगातार कमेंट्री नहीं। जनरल साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख इशफाक जब्बार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे जब्बार साहब के पास चलते हैं। जब्बार साहब, जब सब कुछ ठीक हो रहा था, गुप्कार गुट को बातचीत के लिए बुलाया जा रहा था, तो पाकिस्तान का राग अलापने की क्या जरूरत थी इस गुट को? देखिए दीपक जी, जहां तक अभी आज का डिबेट है, आपने तो इसका पूरा जो इसका असली मकसद था इस डिबेट का, वो आपने खत्म किया। अगर ऐसे ही डिबेट आपके यहाँ पे चलेगी, आई एम सॉरी, तो आज के बाद हम कभी आपके इस चैनल पे नहीं आएंगे बोलने। जो आप जिस तरीके से मैं देखता हूँ, जो लैंग्वेज हमारे सीनियर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अफसोस, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम मसले को सुलझाने के बजाय उलझा रहे हैं। मैं आपको आज का दिन जो है 71 की जो हमारी जंग हुई थी, जिसमें हमने विजय प्राप्त की थी हमारे देश ने, तो अगर आप देखें जिस लोगों को आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कह रहे, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हमारे लीडर ने उस वक्त 2/3 नजरिया तरक करके हमने एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान के साथ अपना हाथ जोड़ा था। और वही कश्मीरी, जब कबालियों ने हमला किया था, तो कश्मीरी ने बिना हथियार के कहा था कि हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार, और कबालियों से जंग की थी। ब्रिगेड जनरल साहब को पता होगा। और आज आप उन्हीं लोगों पे शक कर रहे हैं, उन्हीं देशभक्तों पे आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यहाँ पे इतने लोग मारे गए, क्या हम लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी है इस देश के लिए? क्या हजारों हमारे लोग नहीं शहीद हुए जो पाकिस्तान ने यहाँ पे, या जो यहाँ पे? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल बड़ा सीधा था। जब प्रधानमंत्री ने गुप्कार गुट को बातचीत के लिए बुला लिया था, तो पाकिस्तान का नाम लेने की क्या जरूरत थी? जब्बार साहब, इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपकी सब बात से एग्री करता हूँ। आप जितना दर्द आपको है, उतना उससे ज्यादा कई दर्द हमें है। मैंने अपने पिता को खोया इस जंग में, इस लड़ाई में। मेरे पिता को शहीद किया गया 1990 में। शेख जब्बार साहब उनका नाम था, इसी बिना पे कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। मैं उनका बेटा हूँ, और हमारे रगू में भी वही खून दौड़ रहा है। आप लोग जिस तरीके से कश्मीर को, कश्मीरी लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, जिस तरीके से आप इन लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं, यहाँ जो यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान पे, आप मुझे माफ कीजिएगा, आप दिल्ली में बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठे हैं, आप स्टूडियो में अपने बात कर रहे हैं, हम यहाँ फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे लोग गोली खा रहे हैं। तो आपको इस चीज का सम्मान करना चाहिए। किससे लड़ रहे हैं जब्बार साहब, ये भी बता दीजिए। किससे लड़ रहे हैं लड़ाई? जब्बार साहब, ये भी बता दीजिए, लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? टेररिज्म से। किससे लड़ रहे हैं लड़ाई? दहशतगर्दी से। और टेररिज्म दहशतगर्दी के साथ। तो टेररिज्म किसने फैलाया है कश्मीर में, ये बता दीजिए। टेररिज्म का स्पॉन्सर कौन है कश्मीर में, ये भी बता दीजिए। क्या पाकिस्तान है या नहीं, इसका जवाब दे दीजिए मुझे, हाँ या नहीं। पाकिस्तान डायरेक्टली है, मैं कहता हूँ डायरेक्टली है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ वक्त तो फिर उसी पाकिस्तान की वकालत गुप्कार गैंग क्यों कर रहा है? गुप्कार गुट क्यों कर रहा है, बताइए। कश्मीरियों को आज तक गले नहीं लगाया, कश्मीरी लोगों के साथ उन्होंने प्यार नहीं किया, कश्मीर के नौजवानों को उन्होंने एलिनेट किया। कश्मीर के लोगों को लगता है
कि हम पराये देश में हैं, तो इससे आपको CBMS करने चाहिए। आपने अपना तर्क रखा, आपने जवाब नहीं दिया। जिस पाकिस्तान से आप जंग लड़ रहे हैं उसी पाकिस्तान की वकालत गुप्कार गुट क्यों कर रहा है? सुशील पंडित जी समझा दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। जब्बार साहब ने अपनी बात रख दी। हमने हमेशा, हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कई बार कहा कि आप जाइए बॉर्डर पे और पाकिस्तान पे हमला कीजिए, लेकिन नहीं किया, आज तक नहीं किया। हमने कई बार इनसे बताया है। और सुनिए मेरी बात, मैं आपको याद दिला देता हूं। हम इस वक्त जब्बार साहब, सुशील पंडित जी जवाब दे रहे हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त एक बहुत बड़ा मौका है और कश्मीरियों को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हाथ बढ़ाया, आपके जो कायद है ना, आपके जो नेता है फारूक अब्दुल्ला, उनके बयान क्या थे? बातचीत आगे बढ़े, नजरबंदी से बाहर निकलते कोई एजेंडा अभी तक तय नहीं है। पूरी दुनिया ने सुना, उन्होंने कहा कि हम चीन से जाके लेंगे 370। यहाँ की बात, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, उन्हीं की बुनियादी मसले है। आप देखिए डेवलपमेंट का आज की डेट में। जब्बार साहब जवाब तो सुन लीजिए ना, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। लगातार मत बोलिए, थोड़ा पॉज ले लीजिए। सुशील पंडित जी जवाब दे रहे हैं आपको। इन्होंने कई बार बोला, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। आज देखिए जम्मू कश्मीर में लोग कितने परेशान। यहाँ बातचीत पहाड़ा रचने के लिए नहीं है, सर बातचीत है। आप पहाड़ा रट के आए हैं, आपने रट के सुना दिया बहुत कुछ। अब आप सुनिए, और ये सुनिए कि आपके लीडर ने, आपके फारूक अब्दुल्ला ने नजरबंदी से बाहर निकल के कहा था कि हम चीन से जाके लेंगे 370। इसको हुकुल वक्ती कहते हैं, इसको देशभक्ति कहते हैं। आपके फारूक अब्दुल्ला के जमाने में हमको कश्मीर से बाहर निकलना पड़ा बेदखल होने पर, आपको याद है? शक हो सकता है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हिंदुस्तानी होने पे किसी को शक नहीं है। पूरे देश को इस पे गर्व है। जब जनीवा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बात की थी, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिसके पार्टी के 5,000 कार्यकर्ता शहीद किए। हमारा जेनोसाइड उन्हीं की सरकार में हुआ था। जेनोसाइड कहीं नहीं हुआ, जेनोसाइड कहीं है। हमने भी दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। अब कोई जेनोसाइड नहीं हुआ यहाँ, और यहाँ हजारों में यहाँ लोग मारे गए। हमारे भी, मैं खुद मिलिटेंसी विक्टिम हूँ। बंधावा में क्या हुआ था? नदी मार्ग में क्या हुआ था? संग्राम में क्या हुआ था? हिंदू भी, हम लोग क्यों निकले? हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। दहशतगर्दी में कोई मजहब नहीं है। हम कहते हैं वो हमारे भाई है जो यहाँ। अच्छा जब्बार साहब, सुशील पंडित जी के इस बात का जवाब दे दीजिए कि कश्मीरी पंडितों को मार मार के क्यों निकाल दिया? जब्बार साहब इसका भी जवाब दे दीजिए। नहीं, उनको किसी ने नहीं निकाला। कश्मीरी पंडित हमारे भाई है। तो फिर क्या हम रास्ता भूल गए? मेरे पिता को भी मारा गया, मैं भी भाग जाता, लेकिन मैं यहीं रहा, मैं यहाँ से निकला नहीं। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ, जो दहशतगर्दी है उसका कोई मतलब नहीं होता। दहशतगर्द टेररिस्ट कहता है, लेकिन उनको एक अपना मकसद होता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे कश्मीर के भाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम सब एक रहते हैं, हम यहाँ भाईचारे से रहते हैं, और आजादी का मतलब जिंदा है। आप देखिए। अच्छा आप दोनों रुकिए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी देर पॉज ले लीजिए। मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह जुड़ गए हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। मेरा सीधा सवाल उनसे होगा, हरबख्श सिंह जी, जब आपको बातचीत के लिए बुला लिया गया था तो पाकिस्तान का राग अलापने की क्या जरूरत थी? बताइए। वो पाकिस्तान जो आपके यहाँ आतंकवादी भेजता है। कल परवेज अहमद डार जो नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे, सीआईडी इंस्पेक्टर, उनके पीठ में गोली मारी गई। दीपक चौरसिया जी, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि जिस चाइना ने हमारे 18 फौजी शहीद किए, उनके साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान क्यों तैयार है? जो अब तालिबान है, तालिबान के साथ बात क्यों हुई? आज हमारे एनएसए गए थे, पाकिस्तान के एनएसए के साथ बात हुई। जब हम बात करेंगे, जब हम कहेंगे बात करो पीस के लिए, हमारे 15,000 कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के आज तक मारे गए हैं। मिलिटेंसी की गोलियों का शिकार हम लोग हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रोज देख रहे हैं, चैनल में बैठ के कुछ लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो विक्टिम्स है, जैसे अशफाक जवार साहब ने कहा, ये खुद विक्टिम है मिलिटेंसी का। इनके फादर साहब भी एमएलए रहे हैं, या माजिद हाजी। हमारा इंटेंशन है
जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में पीस लाना। और अगर आप ही लोग कहते हो, हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं या कहते हैं कि पाकिस्तान से सारी मिलिटेंसी हो रही है, पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान से सब कुछ आ रहा है, तो बातचीत किससे करोगे? देखो, दो रास्ते होते हैं दीपक चौरसिया जी, एक बातचीत का होता है, दूसरा जंग का होता है। हम आपसे कह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि जो भी रास्ता आपको अच्छा लगता है मुल्क को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर में पीस लाने के लिए, आप कीजिए। हमारी सोच वहीं तक जाती है। हमने आप लिए हम की अपनी कंट्री से, अपने प्रधानमंत्री से आप बातचीत कीजिए और यहाँ अमन लाइए। हमें 370 अपने मुल्क ने दिया था, 300 भी आपने दिया था, और आज भी हम अपने मुल्क से कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली मांग रहे हैं। हम कोई बंदूक उठा के या तशद्दुद करके कोई चीज नहीं मांग रहे हैं। अगर तालिबान से बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, या सीज फायर आपने किया, उस वक्त कंट्री में किससे पूछा? आज 2.5 महीने से सीज फायर चल रहा है, तब प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? तालिबान से बात हो रही है, तब प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? 18 फौजी हमारे शहीद हो गए वहां पे करगिल में चाइना के साथ, उनके साथ क्यों बात हो रही है? अगर जंग रास्ता है, देखो 2 रास्ते हैं दीपक चौरसिया जी, एक है बातचीत का रास्ता अमन लाने के लिए। मैं पिछले 10 साल से अपने घर में नहीं रहा हूं, तो मैं भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, मैं डीडीसी मेंबर हूं, मैं इलेक्टेड मेंबर हूं त्राल से। मुझे पता है यहाँ हम किस थ्रेट में जी रहे हैं। बात करने से कुछ नहीं होगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, बातचीत कीजिए, मसले का हल कीजिए, अपने मुल्क से कह रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को डॉक्टर जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास ले जाता हूं। जीडी बख्शी साहब, उनका तर्क है कि भाई जब आप तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, चाइना से बातचीत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी करिए। हमारे मुल्क के सैनिक शहीद किए थे चाइना ने, उनका ये तर्क है। देखिए साहब, इनको बताइए कि ये पीडीपी के नुमाइंदे हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के नहीं। एक बड़ी काबिल फॉरेन मिनिस्टर है, पढ़े लिखे फॉरेन मिनिस्टर है, एक बड़ी काबिल फॉरेन मिनिस्ट्री है, एक पूरी सरकार है जिसके फैसले हैं, जिसका काम है और देशों से बात करना। इन्होंने ठेका कब से इनको मिल गया कि पाकिस्तान से ये बातचीत करवा के रहेंगे, तो इस देश के घुटने टिकवा के। देखिए साहब, जब आप बोल रहे थे मैंने नहीं बोला, अब आप तहजीब से सुनिए। की तहजीब होती है, आप पहली बार यहाँ पे दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, बाद आप जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज सुन लीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं कह रहा था कि ये कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के नुमाइंदे नहीं है। महबूबा मुफ्ती को कभी फॉरेन मिनिस्ट्री का चार्ज नहीं दिया गया, उनको चीफ मिनिस्टर का चार्ज दिया गया था। और हम सब जानते हैं उस वक्त क्या हुआ, रोज पत्थरबाजी हो रही थी, खासकर हमारी फौजों में। ठीक है साहब, जो पत्थरबाज अरेस्ट होते थे उनको महबूबा मुफ्ती मोहतरमा छुड़वा देती थी, उनको पत्थर सप्लाई होते थे। आए दिन श्रीनगर में और शहरों में पाकिस्तान और ISIS के झंडे फहराते थे। हिंदुस्तान का झंडा कोई फहराता था तो उसको पुलिस वहां की पीटती थी। ठीक है साहब, हमारे स्टूडेंट्स जो है वहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उनको पीटा गया, हड्डियां तोड़ी गई कि वो भारत का झंडा दिखा रहे हैं। आपको डॉक्टर साहब फर्क दिख रहा है? जम्मू कश्मीर में हर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस के ऊपर भारत का झंडा है, तिरंगा झंडा शान से फहरा रहा है, शामिल लाल चौक, शामिल लाल चौक। ठीक है, और उसके अलावा जो आम लोग हैं वो खुशी इजहार करने के लिए भारत का झंडा फहरा रहे हैं। वहां कम से कम करप्शन फ्री सरकार चल रही है, जो चोरी डकैती हो रही थी वो बंद हो गई है। करप्शन फ्री। इस पागल आदमी को बोलो कि ये अगर दारू पी के आया है तो कहीं और जाके हंसे, अगर ये दारू पी के आया है तो कहीं और जाके हंसे। यहाँ कॉमेडी शो नहीं हो रहा, दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो। दीपक चौरसिया जी, आई एम श्योर यू डोंट रन अ कॉमेडी प्लीज शो। सीरियस बहस हो रही है माजिद हैदरी, सीरियस बहस हो रही है माजिद हैदरी, मस्खरा मत बनिए प्लीज। जनरल साहब बोलिए आप। भ्रष्टाचार कितना है ताकि पुलिस उसको अरे अंदर दीपक करे। भाई, हम रहते हैं कश्मीर में, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए इनके ब्यूरोक्रेट्स ने पिछले 3 वर्षों से, क्योंकि मोदी सरकार ने खुली छूट दी इनको कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहां जो मर्जी है लूट करो। नहीं, इसका हक है, ये हर किसी के ऊपर बोलेगा। मुझे भी दीजिए दीपक जी। क्यों हम फालतू हैं दीपक नहीं साहब? माजिद हैदरी जी प्लीज, सिर्फ जनरल बख्शी को ऑडियो प्लीज, इतनी इज्जत दीजिए जनरल साहब को प्लीज। माजिद हैदरी, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा, प्लीज माजिद। थैंक यू, थैंक यू। जनरल तो साहब की आवाज से मैं कह रहा था कि जमीन आसमान का फर्क पड़ा है जम्मू कश्मीर में।
क्यों हम ऐसी पीडीपी जैसी गद्दार पार्टी को दोबारा लाना चाहते हैं? फिर भी हमने मौका दिया। ये सरकार डिसमिस की गई थी, याद है ना सबको, और सब जानते हैं किस लिए, क्योंकि ये बुरहान वानी पैदा कर रहे थे। ये बुरहान वानियों के खड़े होने के लिए जगह पैदा कर रहे थे, भारत की फौज को बॉर्डर की तरफ धकेल। ठीक है, इसने इस पार्टी को फिर मौका दिया गया कि आप आइए हमारे प्रधानमंत्री जी से बात करें। और पहली चीज जो इस पार्टी ने की है कि पाकिस्तान को लाओ, पाकिस्तान को लाओ। अरे साहब, आपको इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से तो आप चले जाइए पाकिस्तान। आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, गधों की तरह आप भी बिकेंगे वहां पे और फिर रोते आएंगे वापस इस मादरे वतन। ठीक है, इनको इतनी गद्दारी का शौक है, इनको तो डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं मांग कर रहा हूं कि हमारी इलेक्शन कमीशन को इस गद्दार पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पाकिस्तान को बीच में घसीटने का हमारे अंदरूनी मामलों में डी रिकॉग्नाइज, और इनको नहीं इनवाइट करना चाहिए। ठीक है, इनका इनविटेशन वापस ले लेना चाहिए। ये जो टॉक हो रही है, बाकी पार्टियां आए बात करें, इनको कोई हक नहीं है। पाकिस्तान पसंद इतने ज्यादा है तो पाकिस्तान जाएं। सब जानते हैं इन्होंने क्या गुल खिलाए थे जम्मू कश्मीर में, जब इनको थोड़ी देर के लिए राज क्या मिल गया। इनके तो दिमाग जो है 7वें आसमान में पहुंच गए थे, पगला गए थे ये लोग। और जो गद्दारी इन्होंने दिखाई है इसको ठीक है। डॉक्टर हरबख्श सिंह जी, जनरल बख्शी का व्यू बड़ा क्लियर है। चौरासिया जी, आपकी पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो मांग कर रहे हैं देश से, इलेक्शन कमीशन से। इनको पहले दीपक जी, इनको पहले कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को सबसे महान मान रहे हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हमारी पार्टियों को बुलाया है। हु इज ही मुझे इसका पहले कीजिए। और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, इनको ठीक नहीं है। और ये जब कश्मीर में पोस्टेड थे उन्हीं दिनों मिलिटेंसी हुई। इन जैसे नाअहल आदमियों की वजह से यहाँ मिलिटेंसी हुई, जो बॉर्डर मिलिटेंसी हुई या टेररिज्म कर सके। मिलिटेंसी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या टेररिज्म। और मिस्टर बख्शी क्या है सारी दुनिया को पता है। ये मैं मिस्टर नहीं हूँ, मैं जनरल हूँ। हु इज ही विल डिक्टेट ऐसे। हमें बोलो कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे उसको ये गद्दार कहेंगे। आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फैसला किया उसके खिलाफ ये बोलेंगे। ये है कौन? इनका क्या औकात है? मैंने A to Z पढ़ा हुआ है इनका सारा, मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ना प्लीज डॉक्टर साहब सम्मान से बात करिए प्लीज। को मारा हो आप नहीं, मुझे रोकिए बात। मैं कोई पेड एजेंट यहाँ नहीं आया हूँ। मिस्टर चौरासिया, आई एम ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पार्टी। मैं आपकी चैनल से पैसे लेके नहीं आया हूँ। अगर आपको मेरी बात सुननी है सुनिए, नहीं सुननी है तो ना सुनिए। ये गद्दार बोलेगा हमें। ना सुनिए तो ज्यादा। सर मैंने सिर्फ इतना कहा कि थोड़ा सम्मान से बात करिए, बस और कुछ नहीं कहा। ये कौन है? इसकी औकात कैसी है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी पार्टी को बुलाती है, ये है कौन? इसकी औकात कौन है? सम्मान के साथ डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, आपको भी दूसरे पहलू से सम्मान देना चाहिए। आपने अपनी औकात दिखा दी, आपने अपना सच दिखा दिया पाकिस्तान को बुलवा के। फौजी के बच्चे को इसने पाला है, किसी यतीम बच्चे को इसने पाला है, किसी फौजी ऑफिसर की बीवी को इसने पैसे दिए हैं। ये पेंशन लेता है, ये एक मुलाजिम था और मुलाजिम है। ठीक है डॉक्टर सिंह आपने अपनी बात कह दी। ललित अंबरदार एग्री करते हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह की बातों से? बताइए ललित अंबरदार जी, बताइए। कि हमें गद्दार कहेगा, हमारी कुर्बानियों को गद्दार कहेगा। मैं दोबारा गद्दार कहता हूँ। मैं एक बार फिर आपको गद्दार कहता हूँ। करती है वो कोई नई बात नहीं कर रही है। महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है उसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पीडीपी है ना। पीडीपी का मैनिफेस्टो है, पार्टी मैनिफेस्टो, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर जो एजेंडा है वो ये है, जॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर by India and Pakistan. It was not Jammu and Kashmir only. जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जॉइंट मैकेनिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन होगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह को दिखाइए। दूसरा पॉइंट इनका, कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर IAS और IPS की रिक्रूटमेंट खत्म होनी चाहिए।
तीसरा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डबल करेंसी चलनी चाहिए। ये है मैं जो कह रहा हूं बोलती कि है सब, वो है। तब भी हमारी पार्टी का यही मंशूर था, आज भी है, तब भी बीजेपी तभी हम कह रहे हैं, तभी हम कह रहे हैं, हम अपील करते हैं। ये दिखाइए सर, ये दिखाता हूँ, ये दिखाइए हिंदुस्तान को, ये है सेल्फ रूल, ये है सेल्फ रूल, ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव है कश्मीर के अंदर। और इनका नारा जो है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा है। इन्होंने तो एजेंडा कर लिया। इमरान खान की बात नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे थे, अब इस मुसीबत को झेलना पड़ेगा। जहां तक डॉक्टर सिंह अब सुन भी तो लीजिए, आपने इतना सुनाया लोगों को, सुन लीजिए ना ललित अंबरदार की बात, लगातार मत बोलिए। ये देख लीजिए दीपक जी, आपको बताना चाहता हूं, देश को बताना चाहता हूं आपके द्वारा, ये पीडीपी का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है। आप इसके पन्ने पढ़िए, आप लगेगा कि ये सर आप चुप करोगे क्या? बोलो तो मुझे ने भी वादा किया था। अरे मुझे बोलने तो, वाजपेयी क्या भगवान है, वाजपेयी भगवान है। अरे क्या ये आपका मैनिफेस्टो था कि भारत और पाकिस्तान दोनों की करेंसी चले? बताइए बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिंह साहब बताइए। ललित अंबरदार पूछ रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वो। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। इनको बोलिए आप हमारे आपस नहीं, ये डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है हिंदुस्तान के अंदर, क्या उनको जेन्युइन मेन स्ट्रीम मानना चाहिए? ये तो आपकी पार्टी है। दूसरा दीपक जी, यही मत रोकिए, खाली पीडीपी नहीं है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो अब्दुल्ला का परिवार जो है ना, कश्मीर के अंदर ओरिजिनल इस्लामिक परिवार है। ये तो बाद में पैदा हुए, ये तो कांग्रेस ही थे, अरे डॉक्टर सिंह साहब सुन तो लीजिए ललित अंबरदार की बात, डॉक्टर सिंह सुन तो लीजिए ललित अंबरदार की बात, लगातार मत बोलिए। ये तो कश्मीर से भगोड़ा है, इसको यहाँ पे एफआईआर लगा हुआ है। तेरा बाप पगोड़ा है, तू सरदार कहता अपने आप को, यू आर नॉट अ सिख, लानत है तुम्हारे पर। गुरु तेग बहादुर की संतान है हम, गुरु तेग बहादुर की संतान है हम, हमें परवरिश मिली है गुरु तेग बहादुर का, हमको आशीर्वाद मिला है। तू कौन है? अच्छा एक एक करके बोलिए प्लीज, मैं आप दोनों को, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले दर्शक के पास जाना है। सिंह साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी बात रख सकते हैं, पर हर वक्त दूसरों के ऊपर मत बोलिए, दोनों एक एक करके बोलिए, आर्गुमेंट करिए। डेमोक्रेसी में आर्गुमेंट ही चलता है। लेकिन उससे पहले अमित जिंदल, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से, अमित क्या कहेंगे इस बहस के बारे में? क्या बातचीत करना ठीक है प्रधानमंत्री जी का? दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश है कि देश की मुख्य धारा में कश्मीर को आना चाहिए, जम्मू कश्मीर को, और ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा कदम है प्रधानमंत्री जी का, जिससे देश की जनता सहमत है कि वो आगे बढ़कर के बात करने की बात कर रहे हैं। अब तक सारी विपक्षी पार्टियां ये कहती थी कि मोदी जी अपने मन से चल रहे हैं, बात नहीं करते। अगर आज बात करने के लिए वो बुला रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ है। धारा 370 हटने के बाद ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने कभी कश्मीर के युवा की तरफ ध्यान नहीं दिया। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते रहे, लेकिन इन्होंने कश्मीर के युवा के हाथ में पत्थर थमाया। आज 370 हटने के बाद वहां वंदे मातरम और भारत माता की जय बोला जाता है। वहां के युवा को एक उसके स्किल को उभारने के लिए जो काम मोदी जी कर रहे हैं, उसको देश में पूरा मौका दिया जा रहा है। तो अगर बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में विपक्षी दलों को क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? क्योंकि उनके हाथ की जो कमाई है या उनके हाथ से जो सब कुछ जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित। यहीं पर मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फिर शुरुआत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से नहीं बैठे हैं, बोले हैं बैठे हुए हैं शो के अंदर, उनसे शुरुआत करेंगे और पूछेंगे इतने डाइवर्जेंट व्यू आ रहे हैं, उनकी पार्टी का क्या मानना है, आगे टॉक्स का रास्ता क्या होगा, क्या जम्मू कश्मीर में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, नई विधानसभा बनने वाली है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।